चलिए शुरू करते हैं। हम लोग गवर्नेंस में यूपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 2019 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपसे। आज 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समय होगा तो 17 के भी करेंगे। तो 2018 के प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है। सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। पॉलिसी contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate protection and prevention of degradation to environment. Comment with relevant illustrations. तो ये 150 शब्द में पूछा गया प्रश्न है। 2018 का पहला प्रश्न। अब यहाँ फिर थोड़ा विवाद हो सकता है इस बात को लेके कि इस प्रश्न को हम यहाँ चर्चा करें आपसे गवर्नेंस में, और या इस प्रश्न की चर्चा सोशल जस्टिस में की जाए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, भूख, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो वहीं से जुड़ा हुआ इशू भी है ये। और जो विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्र हैं वो बेसिकली अब गवर्नेंस, हाँ ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक तो ज़्यादा सोशल जस्टिस का ही पार्ट है, लेकिन कोई नहीं, 1-2 प्रश्न यहाँ वहाँ होने से फ़र्क नहीं है। हम यहीं चर्चा कर लेंगे आपसे। जब कभी सोशल जस्टिस पढ़ेंगे तो फिर चर्चा हो जाएगी। तो पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि आपको जानकारी भी है कि वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी चुनौती और समस्या है हमारे लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जब 1991 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तो आप देखते हैं कि 3E के कॉन्सेप्ट पे बल दिया गया था, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। बाद में उसमें चौथा ई जोड़ा हमने, एथिक्स, और अब हम 5वां ई जोड़ रहे हैं, एनवायरनमेंट। आजकल हर जगह देखिए आप, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन ऑडिटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, तो ग्रीन या पर्यावरण का कितना महत्व है। जितनी आजकल प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूकंप हो, सुनामी हो, तूफान हो, बादल फटना हो, भूस्खलन हो, सारी हम अपने देश में देख सकते हैं, दुनिया के और देशों में भी। और जितनी इस तरह की आपदाएं हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, जो पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, वही है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट भी जरूरी है,
इतनी आबादी बढ़ गई है, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रोड चौड़े नहीं करेंगे, मेट्रो नहीं चलाएंगे, डैम नहीं बनाएंगे तो वो भी नहीं संभव है। और अगर रोड बनाने हैं, एक्सप्रेस वे बनाने हैं, डैम बनाने हैं तो फिर अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। या पहाड़ों पे आजकल देखिए कितना डेवलपमेंट कर रही है सरकार, चाहे 4 धाम प्रोजेक्ट हो, ट्रेन से जोड़ना है, चाहे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कितने विकास के कार्यक्रम। तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंच ही रहा है। वही पर्यावरण को जीरो नुकसान पहुंचा के तो ये सब काम नहीं हो पा रहे हैं। कोशिशें हो रही हैं कि एक के बदले 10 पेड़ लगाएं या पेड़ को काटें नहीं, उन्हें शिफ्ट करने की भी टेक्निक आ जाए। आजकल देखिए घर मकान शिफ्ट हो रहे हैं, पेड़ों को भी हम शिफ्ट कर दें, काटना नहीं पड़े, काटना पड़े तो एक के बदले 10 पेड़ लगाए जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो ये पूरा प्रश्न है इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द है कि बहुत सारी संस्थाएं, स्टेक होल्डर्स, मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए, और कहीं भी सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान प्रोग्राम हो, कोई एक व्यक्ति या संस्था तो नहीं करता है उस काम को, मल्टी एजेंसीज होती हैं। अब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो समस्या सुलझने की जगह उलझ जाती है। तो वही ये प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभास। बहुत सारी परियोजनाएं इसलिए लटकी पड़ी हैं कि पर्यावरण मंत्रालय की सहमति नहीं मिल पा रही है। कई बार कई वन्य जीव प्रेमी एनजीओ या पर्यावरण प्रेमी एनजीओ आड़े आ जा रहे हैं। कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो जा रहे हैं। और आजकल तो विशेष रूप से हमारे देश में देखिए आप, एक नए तरह का केंद्र राज्य संबंध देखने को मिल रहा है कि अब तो बिल्कुल 2-2 हाथ करने के मूड में है केंद्र और राज्य सरकारें, स्पेशली जहां विरोधी पार्टी की सरकार है। तो देखिए बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कुछ तो अब इस तरह की स्थिति हो गई है कि बिल्कुल वो बस चले तो एक दूसरे को गोली मारने वाले मोड में है सब। तो वैसी स्थिति में तालमेल ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। धार्मिक संगठन भी, एनजीओ भी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी, केंद्र के ही कई मंत्रालय, कभी रक्षा के इशू आ जाएंगे तो रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण के इशू हैं तो वो मंत्रालय, कभी शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्लस और जो हमने संस्थाएं बना दी हैं, कोर्ट है, उसमें एनजीटी भी बनाया हमने, तो अभी और सब संस्थाएं भी, इन सबको अगर एक साथ लेके नहीं चले हम, इनके बीच में बेहतर तालमेल ना हो तो समस्या सुलझने की जगह उलझ जाती है। और हम जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में तो कितनी गंभीर समस्या इस बात की है। एफडब्ल्यू रिक्स ने कितना पहले कहा था कि विकासशील देशों में जितना कार्य विभाजन किया जाता है उतना समन्वय नहीं होता, और इसीलिए समस्याएं सुलझने की जगह और उलझती रहती हैं। वही कारण है कि जितना ये पर्यावरण का संरक्षण करना था हमें, उसके निम्नीकरण की रोकथाम करनी थी, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन, नहीं हो पाया है। केदारनाथ की घटना आप देख लीजिए, केरल में जो त्रासदी आई पश्चिमी घाट, वो घटना देख लीजिए आप। बहुत सारे इशू हैं। अभी रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग ने यमुना किनारे दिल्ली में कुछ साल पहले जो बड़ा प्रोग्राम हुआ, एनजीटी ने कितना जुर्माना लगाया। बहुत सारे ऐसे इशू आप देखिए। दुर्गा पूजा चल रही है, अब इस बार तो है नहीं तो यमुना में मूर्ति विसर्जन देखिए आप। कभी गणेश का त्योहार आएगा, कभी दुर्गा पूजा है, कभी कुछ और। तो दिवाली है तो पटाखे, उससे पर्यावरण, पराली जलाने की समस्या, कितने सारे इशू।
जो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुंभ मेला हो रहा है तो उसमें आप देखिए नदियों के साथ छेड़छाड़ हो रही, जल की कमी है, या कितने सारे डेवलपमेंट हो रहा है उस नाम पे, उससे तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक एक स्पष्ट नीति नहीं हो, विभिन्न संस्थाओं के बीच में आपस में तालमेल नहीं हो, तो हम जो हमारे पर्पज हैं वो पूरे नहीं कर सकते, जो समस्याएं हैं उनका बेहतर ढंग से सामना संभव नहीं। तो ये आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। क्लियर है? डाउट है किसी को? सत्य, सबको क्लियर है? सर ठीक है, इसमें पहले हम कारण बता देंगे ना सर? हाँ आंसर लिखते समय पहले हम कारण बता हाँ, देंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं, तो सब हमने बताई आपको। फिर बताना है कि उनके बीच में तालमेल नहीं है, और फिर उसके उदाहरण डाल देने हैं। तो जो जितने सारे उदाहरण बताए हमने, और जो छूट गए वो आप अपने से भी याद कर सकते हैं उदाहरण, कि जो इस तरह की हमारे देश में आपदाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो वो आप कारण, उसमें कुछ उदाहरण डालने हैं आप, क्योंकि लिखा है प्रश्न में सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। और लास्ट में फिर 2 लाइन यही लिख देनी है कि अब हमें जरूरत है कि एक स्पष्ट पॉलिसी हो हमारे पास, इन संस्थाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, तभी हम पर्पस सॉल्व कर पाएंगे। बस लास्ट में 1 लाइन ये लिख के खत्म कर देना है। ठीक है? अगला देखिए, प्रश्न है ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के उपयोग मूल्य के क्रांतिक महत्व के बारे में है। स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। ई गवर्नेंस is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the huge value of information explain। तो आप देखिए, ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ई शासन या ई गवर्नेंस, और वास्तव में कहा जाए तो उसका महत्व पूछा गया जा रहा है प्रश्न में। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूज वैल्यू। तो प्रश्न कह रहा है कि केवल ये यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ही नहीं है, मतलब जो तकनीक की पावर है केवल उसका यूज ही नहीं है ये, बल्कि इसका और बहुत व्यापक महत्व है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस मतलब और बहुत व्यापक महत्व है इसका। तो आसान प्रश्न है। थोड़ा सा सबसे पहले आप दिखाएं कि ई गवर्नेंस होती क्या है। तो उसका अर्थ प्रशासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन। ई गवर्नेंस के बहुत सारे मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, G2G, G2B, G2E, G2C वगैरह। सो थोड़ा सा उसकी चर्चा दिखा देना है कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी
और जो नई नई टेक्नोलॉजी है तो फिर हमें प्रशासन में भी उसका यूज करना है, उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमें प्रशासन में भी लेना है। तो आज ऐसा संभव नहीं है कि हम प्रशासन को उस टेक्नोलॉजी से अछूता करके रखें। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल कुछ कोट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं ई गवर्नेंस का। तो आजकल तो अब मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि कहाँ प्रयोग नहीं कर रहे हैं ई गवर्नेंस का। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अंतरिक्ष हो, बताने की जरूरत नहीं है बाबा। हर आदमी आजकल तो उसी दौर में हम लोग जी रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि कितना यूज हो रहा है ई गवर्नेंस का हर जगह। और देन वास्तव उसके बाद आपको ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं उनकी चर्चा करनी है। तो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदों को ऑलरेडी आप जानते भी हैं और हम चर्चा करेंगे बहुत सारे फ़ायदों की आगे। कामों में तेजी आ जाती है, फास्टनेस देख रहे हैं आप। हम बात करेंगे कि ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस होती है और स्मार्ट गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस। जब प्रशासन में हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो गवर्नेंस स्मार्ट हो जाती है। एस में सिंपल, स्मॉल, एम में मोरल, ए में अकाउंटेबल, आर में रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल, टी में ट्रांसपेरेंट। और वही सारे फायदे भी उसी स्मार्ट, एक शब्द में सारे फायदे छुपे हुए हैं स्मार्ट में। तो स्मार्ट गवर्नेंस, ओ से गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जहां हम जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन का संचालन। हम देखते हैं गवर्नेंस जब स्मार्ट होती है, करप्शन रुकता है, मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग रुकता है, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल को हम ज़्यादा इफेक्टिवली एश्योर कर पाते हैं, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने से नैतिकता बढ़ती है, सत्यनिष्ठा बढ़ती है, कामों में तेजी तो आ ही रही है। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उन्हें सुरक्षित करके रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही क्रांतिक महत्व या क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत व्यापक फायदे ई गवर्नेंस के, बस हमें उनकी चर्चा कर लेनी है। आजकल देखिए आधार कार्ड के माध्यम से कितने सारे हम फायदे पहुंचा रहे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो या कितने सारे फेक लोग पकड़े गए हैं, झूठे राशन कार्ड या और सब आधार वेरिफिकेशन के ही माध्यम से। अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, वहाँ भी फायदा पहुँच रहा है। जितने मीडिएटर थे, दलाल थे, उन सबको ख़त्म कर रहे हैं हम ई गवर्नेंस के माध्यम से। अब संभव है ये चीज़ें करना हमारे लिए। अभी देखिए आप फेसलेस, जो टैक्स सिस्टम को पूरा सरकार ने किया है, कितने टैक्स अधिकारी सब परेशान है कि अरे अब तो सब उनकी ऊपरी कमाई बंद, सब फेसलेस हो गया। तो ई गवर्नेंस की वजह से ही तो फेसलेस संभव है करना। ई गवर्नेंस नहीं होती कैसे हम फेसलेस करते? तो ये प्रश्न हो जाएगा दूसरा। क्लियर है सतवीर? एक आदमी है, उनको कर लो एडमिशन। क्लियर है सबको? अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आप इस मत से कहां तक सहमत हैं
कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. कल भी एक प्रश्न हमने किया था ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ, वो स्पेशली कैट से जुड़ा हुआ था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आज ओवरऑल है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ये प्रश्न 2018 कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं या अधिकरण हैं, ये सामान्य न्यायालयों की जो क्षेत्राधिकार या अधिकारिता है, ज्यूरिसडिक्शन, उसको कम करते हैं। और उसी संदर्भ में उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें उनकी ट्रिब्यूनल्स की संवैधानिक वैधता और सक्षमता की विवेचना करनी है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं। ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसी संस्थाएं जो न्यायपालिका का अंग ना हो लेकिन काम न्यायपालिका वाला करती हों, उन्हें हम ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण की संज्ञा देते हैं। न्यायपालिका का अंग नहीं किंतु काम न्यायपालिका का कर रही हैं, जैसे कैट, एनजीटी, इरडा, सेबी या और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। फिर हमें दिखाना है कि इनके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि हमें इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और कंपिटेंसी के बारे में बात करनी है। तो जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मूल संविधान में इनके लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A और 323B को शामिल किया गया और उसके द्वारा ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का प्रोविजन कर दिया गया। 323A में जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल्स, और 323B में अदर मैटर्स, अन्य सब्जेक्ट के लिए ट्रिब्यूनल्स। तो हमें इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है उसकी चर्चा करनी है। और फिर हमें ये दिखाना है कि क्यों इनका उदय हुआ है, क्यों इनकी स्थापना की व्यवस्था की गई है, कैसे ये जो सामान्य न्यायालय हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, कैसे ये उनके ज्यूरिसडिक्शन को कर्टेल करते हैं। तो फिर हमें अब इस बात की चर्चा करनी है।
भाई हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, ऐसी संस्थाएं हैं ये जो न्यायपालिका के बाहर हैं, काम न्यायपालिका का कर रही, तो बट नेचुरल है कि भाई न्यायपालिका के अधिकार शक्तियां कम हो रहे हैं। भाई पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए हमने अगर एनजीटी बना लिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो पर्यावरण से जुड़े मामले नहीं सुनेंगे, एनजीटी सुनेगा। स्वाभाविक सी बात है कि हमने आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की व्यवस्था की है, और पार्लियामेंट ने फिर कानून बना के अगर बनाए हैं इस तरह के अधिकरण, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण बनाए हैं हमने वहां जाएंगे। आरटीआई से जुड़े मैटर इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, टेलीकॉम से जुड़े मैटर ट्राई में जाएंगे, इंश्योरेंस से जुड़े मैटर इरडा में जाएंगे, सैन्य अधिकरण है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, तो वहां के मैटर वहीं चले जाएंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है तो वो मैटर वहां चले जाएंगे। तो इस लिहाज से जो ऑर्डिनरी कोर्ट हैं, नो डाउट उनका ज्यूरिसडिक्शन कम होगा, लेकिन फिर हमें यह भी दिखाना है कि इनकी स्थापना ट्रिब्यूनल्स की करनी ही इसीलिए पड़ी हमें कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। उनके पास वो तकनीकी कंपिटेंसी, टेक्निकल कंपिटेंसी या तकनीकी क्षमता नहीं है कि वो जो इतने टेक्निकल इश्यूज हैं टेलीकॉम के या एनवायरनमेंट के, वो सामान्य कानून के जानकार न्यायाधीश बेहतर ढंग से उन्हें सॉर्ट आउट कर पाए। तो इसलिए फिर हमें बनाने पड़े हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि पहले हम बताएं हैं क्या ट्रिब्यूनल्स, फिर उनकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है बताएं, फिर क्यों हमें ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़े हैं, कुछ एग्जाम्पल दें हम ट्रिब्यूनल्स के जो हमने बताया आपको, एनजीटी या ट्राई सेबी इरडा या नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स या सैन्य अधिकरण, तो ये सब दिखाएं आप। लेकिन साथ में ये भी दिखाएं कि भाई ऑर्डिनरी कोर्ट का वर्कलोड ज़्यादा था, तकनीकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमें इनकी स्थापना करनी पड़ी है। और लास्ट लाइन लिख दें कि वास्तव में ये एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक के तौर पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे दोनों। तो बस कंक्लूड कर, क्लियर है? अगला देखिए, भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। 250 वर्ड 15 अंक, 250 शब्द 15 अंक। हाउ इज द फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. तो देखिए एकदम सीधा प्रश्न है।
वित्त आयोग या फिनांस कमीशन गठन किस प्रकार किया जाता है? फर्स्ट पार्ट एकदम बच्चों जैसा प्रश्न, बीए एमए टाइप। और सेकेंड पार्ट की हाल में गठित वित्त आयोग के विचारार्थ विषय कौन से हैं? बस 2 बातें आपको लिखनी है इसमें। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न, बिल्कुल बच्चों जैसे प्रश्न, एक तरह से फैक्चुअल। वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? तो अब वो तो फिर जब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। आपको संविधान के आर्टिकल 280 के तहत जो व्यवस्था की गई है फाइनेंस कमीशन को लेके, बस एक तरह से उसकी चर्चा करनी है पूरी। प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल में या जब जरूरी समझा जाए तो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अपॉइंटमेंट। जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, योग्यताएं संसद तय कर लेती है। संसद ने 51 में एक्ट पारित किया था फाइनेंस कमीशन एक्ट के नाम से, उसमें उसने तय कर दी कि योग्यताएं क्या होंगी इनकी। जो ये प्रश्न पूछा गया है हाल में गठित वित्त आयोग, जो कि 15वां वित्त आयोग बना, तो बस उसके सामने क्या क्या मुद्दे वो, तो फर्स्ट पार्ट में हमने संगठन दिखा दिया कि गठन कैसे होता है, कब बनेगा, कौन बनाएगा, नियुक्ति, अध्यक्ष, सदस्य, उनकी योग्यताएं, इन सब की चर्चा कर ली। और फिर सेकेंड पार्ट में जो 15वां वित्त आयोग है एन के सिंह की अध्यक्षता में 15th फाइनेंस कमीशन, तो अब हमें उसकी चर्चा करनी है। जो 15वां वित्त आयोग है उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के लिए हैं। 5 साल तक फाइनेंस कमीशन की वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो इफेक्टिव होती हैं। फिर अगला फाइनेंस कमीशन 14 अब तक बन चुके हैं, बन तो 15 चुके हैं, ये 15वें के बारे में यहाँ बात हो रही है। वित्त आयोग क्या क्या काम करेगा वो भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का वितरण होता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए सुझाव देता है। बयालीस पर 42% आप देख रहे हैं कि अभी दिया जाता है राज्यों को। हाँ, इस बार राज्यों को ये आपत्ति या ये डाउट रहा है कि वित्त आयोग उसमें कटौती ना कर दे, स्पेशली अब ये कोरोना की वजह से, और कि कहीं उसमें कुछ कटौती ना हो जाए। दूसरा देखेंगे फिर राज्यों में आपस में किसको कितना दिया जाएगा, तो उसका भी निर्धारण करता है। तो एक तरह से कहा जाए 2 तरह के वितरण, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। केंद्र और राज्य के बीच में कितना बंटवारा होगा, 100 रुपये आया केंद्र के पास, कितना केंद्र को, कितना राज्य को, तभी 42 दे देते हैं हम राज्य को 42। अब फिर राज्यों का जो हिस्सा है 42, उसमें किस राज्य को कितना, तो वो बंटवारा करता है। तीसरा, जो केंद्र द्वारा राज्यों को ग्रांट्स दिए जाते हैं तो उसके लिए सिफारिश करता है, सुझाव देता है। चौथा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिकाएं, उनको कैसे ग्रांट्स दिए जाएं, कैसे राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए सुझाव देता है। इस वित्त आयोग के सामने भी ये सारे काम।
एक काम और जो है वित्त आयोग के पास कि विभिन्न राज्यों के परफॉर्मेंस या निष्पादन को देखा जाए और उसके आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं अब हमारे देश में गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो, कॉम्पिटिटिव फेडरल सिस्टम हो, इन सब चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। तो जिन राज्यों ने अच्छा काम किया, अच्छा काम जीएसटी के फील्ड में, अच्छा काम पॉपुलेशन कंट्रोल के फील्ड में, अच्छा काम नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है, गैर उत्पादक खर्च, उनको कंट्रोल करने के फील्ड में, तो इन सब क्षेत्रों में जिन स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया है उन्हें रिवार्ड देना है, उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देना है। तो एक ये काम भी बस वित्त आयोग को सौंपा गया, बाकी सारे काम। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस या वित्त आयोग के सामने रखे गए मुद्दे। एक महत्वपूर्ण बात जो यहां हमें ऐड कर देनी है आंसर में कि जो ये 15वां वित्त आयोग है, अभी तक होता क्या था कि 1971 की जो जनगणना थी उसको बेस मान के डिसाइड करता था कि किस राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। इसने क्या किया कि उसकी जगह 2011 की जनगणना को आधार बनाया। और इसकी वजह से जो साउथ के स्टेट हैं उन्हें आपत्ति, उन्होंने चूंकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जनसंख्या नियंत्रण, तो उनको कम पैसा मिलेगा। और यूपी बिहार ने ज़्यादा बढ़ा दी जनसंख्या, कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा विवाद। एक जो हमने बताया कि 42%, 42% अभी तक दिया जाता है राज्यों को, अब वो वहाँ लग रहा है कि कोरोना की वजह से कमी, तो एक वो डाउट, तो ये थोड़ा सा एक तो जो डाउट इससे जुड़े हैं या विवाद। तो ये 4 नंबर प्रश्न है। क्लियर है? अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है। पांच नंबर प्रश्न है, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता, अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या यह अच्छा होगा कि सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems of overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella human rights commission? Argue your case. अब अगेन देखिए, ये प्रश्न भी सोशल जस्टिस का भी प्रश्न है।
यहां हमने ये सोच के इसे शामिल किया कि ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह हम यहां पढ़ेंगे, चूंकि हमें सांविधिक स्टेट्यूटरी बॉडी पढ़नी है, तो महिला आयोग भी, मानवाधिकार आयोग भी स्टेट्यूटरी बॉडी है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अब ओबीसी कमीशन जो है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इस लिहाज से ये गवर्नेंस का भी पार्ट, और चूंकि ये सब जुड़े हैं वीकर सेक्शन डिप्राइव्ड क्लास के वेलफेयर से, तो ये सोशल जस्टिस का भी पार्ट है, वहां भी पढ़े जाने हैं। तो फिर मैंने यहाँ इसको रखा है, मैंने जैसा कल बताया था कि कुछ छूटे नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बुराई नहीं। तो जैसा कोर्ट की सोच है हमारे देश में कि 10, 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, बस वही यहाँ हमारी फिलॉसफी है कि 2 ज़्यादा हो जाएं, 10 ज़्यादा हो जाएं, एक कम ना हो, तो छूटे नहीं कुछ। प्रश्न आपके सामने है कि बहुत सारे वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, बहुत सारे कमीशंस हैं। तो अगेन मुद्दा वही है कि उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओवरलैपिंग है। सो फिर समस्याएं सुलझने की जगह उलझ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में फिर बेटर है कि एक जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसी के अंडर में हम मर्ज कर दें सबको। तो जो अभी पर्यावरण वाले प्रश्न में हम बात कर रहे थे, अप्रोच यहाँ भी वही है कि बहुत सारे आयोग संस्थाएं बना दें हम, आपस में तालमेल नहीं हो। तो जो FW रिक्स की बात कर रहे हैं, विकासशील देशों की प्रॉब्लम, समस्या है डेवलपिंग कंट्रीज की, कि तालमेल नहीं होता है, I इज़ लेस देन D, जितना डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम या कार्य विभाजन, उतना इंटीग्रेशन या समन्वय नहीं हो पाता है, समस्याएं सुलझने की जगह और उलझने लगती हैं। बिल्कुल वही है, आप देखिए। और लिखना जो है, आंसर ही बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन, माइनॉरिटीज के लिए कमीशन, सबके लिए कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन तो है ही, जो ओवरऑल सबके ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। और प्लस जो और बचे हुए वर्ग हैं तो उनके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, मांग चल रही है। जैसे जो ओल्ड एज वाले हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय वृद्ध, जो दिव्यांग लोग हैं, हैंडीकेप, उनके लिए कमीशन, इवन जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी। बहुत जल्दी ये सब भी चाहिए हमें। तो इतने सारे कमीशन, और कहीं ना कहीं मैटर आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अब मान लीजिए
अनुसूचित जाति की महिला है, उसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। हाथरस की घटना देखें तो देखिए, अनुसूचित जाति की महिला है तो अनुसूचित जाति आयोग भी इन्वॉल्व होगा, महिला है तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी इन्वॉल्व होगा, और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो ह्यूमन राइट कमीशन भी इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए वो महिला दिव्यांग होती या है तो फिर वो जो एक हम वो कमीशन बनाए तो वो भी होगा। मान लीजिए वो महिला वृद्ध हो तो, और संभव है कि नहीं है कि महिला में ये सब चीजें होना, कि एससी की ओल्ड एज दिव्यांग महिला और उसके मानवाधिकार का उल्लंघन। अब देखिए आप, कितनी संस्थाएं अब यहां चाहिए हैं हमारे देश में या बनेंगी। एक हमने कहा एससी आयोग, दूसरा वीमेन आयोग, तीसरा ओल्ड एज के लिए कमीशन हो जाए तो वो, चौथा दिव्यांग के लिए हो जाए तो वो, पांचवा ह्यूमन राइट। वृद्ध की जगह कर दें कि बच्ची है तो ओल्ड एज वाले की जगह अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अभी वृद्ध की जगह अगर हम कहें चाइल्ड। तो देखिए अब 5 आयोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लगता है कि काम होगा कुछ। उत्तर प्रदेश में ही कुछ समय पहले घटना घटी थी, वही महिला थी, मानवाधिकार के उल्लंघन का मैटर था। महिला आयोग ने भी जांच करी, मानवाधिकार आयोग ने भी जांच करी, और एकदम डिफरेंट रिपोर्ट थी दोनों की। एक आयोग का कहना था कि कोई महिला उत्पीड़न नहीं है, दूसरे का कहना था कि है। अभी देखिए हाथरस में क्या, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं रेप हुआ और दूसरा कह रहा कि नहीं कोई रेप नहीं हुआ, घर के लोगों ने ही मारा। तो हैं हमारे देश में ऐसे उदाहरण, इसीलिए प्रश्न भी पूछता यूपीएससी की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। तो ये आपको दिखाना है। फिर प्रश्न है कि अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए कि क्या हम विलय कर दें या नहीं कर दें। तो थोड़ा सा आपको दोनों चीजें दिखानी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कि अगर विलय कर देंगे तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और तब कंक्लूड करना है। विलय कर देंगे तो फायदा क्या है कि सबसे बड़ा तो यही कि जो ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, काम ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जो ये कई सारे आयोग अभी हमें बनाने हैं वो बनाने बच जाएंगे, थर्ड जेंडर के लिए या ओल्ड एज के लिए, तो वो नहीं बनाने पड़ेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे तो जिन वर्गों की हम बात कर रहे हैं, वीकर सेक्शंस, इन्हीं के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो बेटर है कि फिर वो ह्यूमन राइट कमीशन ही काम कर ले, तो फायदे हैं सब। दिक्कत क्या है कि वर्कलोड बढ़ जाएगा, दिक्कत है कि जो एक विशेषज्ञता चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। आजकल जमाना है विशेषज्ञों का, स्पेशलाइजेशन का। प्लस हर वर्ग की समस्या परिस्थिति डिफरेंट है, दलितों की अलग है, महिलाओं की अलग है, बच्चों की अलग है। तो एक ही आयोग कैसे समझ पाएगा उन सब की अपनी अपनी परिस्थितियों, समस्याओं को। तो बेटर है कि अलग अलग ही रहें सब। तो ये आपको विपक्ष में दिखा देना है कुछ तक।
और तब कंक्लूड करना है यही कि बेटर है कि मिलाया नहीं जाए, अलग ही रखे जाएं, उनमें कोऑर्डिनेशन के प्रयास किए जाएं। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि जो कुछ नए आयोग बनाने के सोच रहे हैं ओल्ड एज वगैरह, उनको ना बना के वो काम अभी हम ह्यूमन राइट कमीशन को दे के देखें कि वो ढंग से कर पा रहा है कि नहीं। कर लेगा तो भविष्य में फिर भले सोचा जाए कि बाकी जो बने हुए हैं उनको भी मर्ज कर दें। अभी उनको मर्ज करने ख़त्म करने से बेटर है कि जो कुछ नए बनाने का हम सोच रहे हैं वो ना बना के वो काम हम पहले ह्यूमन राइट कमीशन को दे दें और फिर देखें कि वो उनको बेहतर ढंग से कर पा रहा है कि नहीं। तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिर से कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए, एक लास्ट प्रश्न है 2018 का। नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं। परिसीमाओं की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। 250 शब्द 15 अंक। द सिटीजन्स चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, but it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens Charter. तो एकदम आसान प्रश्न फिर। सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर के ऊपर प्रश्न है। जैसे जैसे प्रश्न है वैसे वैसे डिस्कस करता जाना है। फर्स्ट पार्ट है कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का आदर्श उपकरण। तो सबसे पहले सिटीजन चार्टर होता क्या है हम दिखाएंगे, उसका मीनिंग। फिर कैसे ये एक पारदर्शिता उत्तरदायित्व का आदर्श उपकरण है तो उसके फायदे। परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं तो सीमाएं, तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए सुझाव। तो फिर सुझाव सब कुछ प्रश्न में बड़ा क्लियर लिखा है कि आपको क्या क्या बातें आंसर में लिखनी है। तो अर्थ है, फायदे हैं, सीमाएं हैं, सुझाव है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर। जॉन मेजर जब पीएम थे तो आया था 1991 में, बाद में हमने भी अपनाया अपने देश में। सरकार के किसी विभाग आम जनता के बीच में किया गया एक रिटेन एग्रीमेंट, लिखित समझौता, जिसमें उस विभाग के कर्तव्यों का उल्लेख होता है, नागरिकों के अधिकारों का, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम या शिकायत निवारण व्यवस्था की भी चर्चा होती है। फायदे बिल्कुल यही हैं। गुड गवर्नेंस को लाने का एक तरीका है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है। एक मोरल बाउंडेशन का काम करता है ये। तो दिखा दें सब। हालांकि कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस, तो उनकी चर्चा कर लेनी है। स्पेशली हमारे देश में जो समस्याएं हैं कि लोगों को जागरूकता नहीं है, वर्क कल्चर वो भागीदारी वाला, पार्टिसिपेशन वाला नहीं है। हिंदी में जारी नहीं हो रहे हैं सिटीजन चार्टर, इंग्लिश में जारी हो रहे हैं। सबको जानकारी नहीं है, डिपार्टमेंट को ही लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कोई रिसोर्स नहीं दिए गए हैं। तानाशाही वाला रवैया है सबका। तो जो सिटीजन चार्टर की कमियां हैं, वो जो सेवा वाला दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं है।
जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार नहीं किए गए हैं सिटीजन चार्टर, टीम वर्क नहीं है, जो भी बहुत सारी कमियां, और उसी के अकॉर्डिंग फिर सुझाव। एटीट्यूडल चेंज करना है, ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस फैलानी है, इंग्लिश के अलावा हिंदी में जारी करना, उसके लिए वर्क कल्चर डेवलप करना है, रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जो ज़रूरी संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाने हैं, टीम वर्क हो पाए उसको प्रमोट करना है, जो अच्छा काम कर रहे हैं सिटीजन चार्टर के फील्ड में उन्हें प्रमोट करना है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार, अच्छा काम नहीं करने वालों को दंड, वो लाना है यहाँ, कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। तो इस तरह से आप कुछ सुझाव दे सकते हैं, एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। तो ये 2018 के प्रश्न थे। सो रोक रहे हैं, मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो बताइए। अदरवाइज आज की क्लास यहीं रोकेंगे। दशहरा कब है आप लोगों के यहाँ? दशहरा संडे को है या मंडे को है? हाँ, आवाज आ रही मेरी? संडे को है दशहरा। अच्छा, चलिए, अगर संडे को दशहरा है तो फिर मंडे को क्लास होगी, और अगर दशहरा मंडे को है तो फिर ट्यूसडे को होगी क्लास। तो ग्रुप पे फिर आपको मैसेज मिल जाएगा, जैसा दशहरा होगा उसके हिसाब से। तो आगे बढ़ाएंगे। 2017-16 अब आ चुकी। 6 प्रश्न थे, कल 4 हुए थे, तो कल थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग। आज 6 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं 18 के। 17-16 तो एक एक करके बढ़ेंगे, तो डिस्कस करेंगे आगे के प्रश्न। चलिए, तो आज रोक रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं। दशहरा के जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मिलेंगे।